और आज अगर भारत की कोई पहचान है तो बुद्ध की धरती के नाम से पहचान है। और हमारे जितने भी सरकार के लोग या प्रधानमंत्री या कोई भी प्रतिनिधिमंडल जाता है तो प्रतिनिधिमंडल ही वहाँ जाकर बुद्ध की जो धरोहर को बताता है और भारत को धरती को बुद्ध की धरती बताता है, और शांति की धरती बताता है, विज्ञान की धरती बताता है, विकास की और आपसी भाईचारे की समानता की धरती बताता है। परंतु कथनी और करनी में इनका फर्क है। जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं समझने के लिए आया हूँ क्या बहुजन समाज में जागरूकता आ रही है, किस तरह की राजनीति या सामाजिक हमारे समाज में चेतना आ रही है। तो समझने के लिए मैं आज डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं, उनसे समझने के लिए आया हूँ। बहुत सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, समाज में बहुत जागरूकता फैलाते रहते हैं, हमेशा हर जगह कैडर लेते हैं, हर जगह जाते हैं, उनको समझाते हैं समाज में अंधविश्वास पाखंड कैसे दूर हो, समाज हक अधिकार अपना समझे। तो इस तरह से मैं उनसे ही समझने के लिए आया हूँ कि सर आज हमारा समाज जो बहुजन समाज बिखरा हुआ है, तो वो क्या कब तक ऐसे समाज हमारा गुलाम रहेगा, इन्हीं सब मुद्दों से मैं जानने के लिए आया हूँ। सर, सबसे पहले आपको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। हम डॉक्टर एडवोकेट महेंद्र सिंह चुड़ियाना, सोशल वर्कर और बहुजन समाज से बिलोंग करते हैं। और हम बताना चाहेंगे आपको कि एजुकेशन नहीं होगा, शिक्षा नहीं होएगा, शिक्षा प्रथम है। शिक्षा मिल जाएगा और आपको अपना धम्म मिल जाएगा। धर्म की आवश्यकता नहीं, धम्म की आवश्यकता है, एक जीवन जीने का रास्ता जो कि बुद्ध धम्म हमको सिखाता है। तो शिक्षा के साथ साथ बुद्ध धम्म को जानना ही संघ का निर्माण होता है। जहाँ संघ मिलता है वहाँ संस्कार मिलते हैं, और संस्कार और संघ हमको जीने का रास्ता, जिंदगी को आसान बनाने का रास्ता, विकास का रास्ता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना का रास्ता वहीं से मिल सकता है। क्योंकि संघ में सभी प्रकार के लोग होते हैं और सभी लोग अपना आत्मचिंतन को एक दूसरे से बांटते हैं, कैडर देते हैं, तो उससे हम सब लोगों का विकास और विस्तार होता है। और संघ वह ताकत है कि एक अकेला आदमी अकेला ही होता है, परंतु संघ के साथ उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है और वो समाज को शक्ति दे सकता है। और समुद्र के समान समाज होता है, आसमान के समाज सत्ता होती है, और ज्ञान जो होता है संसार में जीने के रास्ता होता है। धम्म जो होता है संसार के सभी दुखों को और कर्मों को आसान बना देता है। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, जो लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या ईश्वर है और ईश्वर ऊपर रहता है और सबको न्याय करता है? पहली बात तो कोई ईश्वर नहीं है, ईश्वर का नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल प्रकृति है। और प्रकृति से ही सब लोग उत्पन्न हुए हैं, और उत्पन्न होने के लिए नर और मादा की आवश्यकता होती है, जिसे हम साधारण शब्दों में माता और पिता कह सकते हैं। उनसे उत्पत्ति होती है, ऐसी कोई उत्पत्ति नहीं है जो इन दोनों के बिना हो जाती हो। हाँ, परख नली में बच्चे पैदा हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं के भ्रूण से पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दोनों नर और मादा के भ्रूण मिलेंगे तभी जाके बच्चा पैदा होगा। और भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है। भगवान भय के लिए बनाया गया है, आपको कष्ट और डराने के लिए बनाया गया है, लूटने और तबाह करने के लिए, दुख पहुंचाने के लिए और छीनने और झपटने के लिए बनाया गया है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो आपको रोटी देता हो या शांति देता हो या दुख का निवारण करता हो या दवा बनता हो, वो आपके कष्टों को दूर करने के लिए होता हो, ऐसा नहीं है। और धर्म और भगवान नाम की चीज़ कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ षड्यंत्र है और पोंगे पंडितों का, और लूटने खसूटने वालों ने इसको, आज तो सरकार ने भी इसको मान्यता दे दी है। तो मैं समझता हूँ ये सरकार जो धर्म की आड़ में चलती है वो कमज़ोर सरकार होती है, जो सभी समाज के सभी को, नागरिकों को समानता से सुविधाएं अवसर नहीं पहुँचाती है या दे पाती है, वही धर्म की आड़ में अपने काम करती है। सर, एक तरफ सत्य है, एक तरफ झूठ है। सत्य हमेशा अकेला चलता है, झूठ माने 10 आदमी को इकट्ठा लेके चलता है। तो सत्य को आज पराजित किया जा रहा है झूठ के द्वारा। देखिए, सच झूठ कुछ नहीं होती है, लोकतंत्र में मेजॉरिटी होती है। लोकतंत्र भारत के अंदर है, और ये भी तो लोकतंत्र एक झूठा लोकतंत्र है। गलत लोगों ने अपनी सत्ता को हथियाने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया है, और ईवीएम से वो आम जनता के वोट को अपने हक में लेकर और लोकतंत्र का नाम लेकर उसका दुरुपयोग करते हैं। सर, मेरा सवाल ये था कि आप बता रहे हो कि ईश्वर नहीं होता,
और लोग प्रचार प्रसार इतना कर रहे हैं कि ईश्वर होता है, ईश्वर ही आपको पैदा करता है, हमको सबको इंसान को बनाता है। तो ये तो आप बता रहे हैं कि ये साइंस नहीं बताता है कि ईश्वर है, आप बता रहे हैं कि ईश्वर नहीं आता है। तो ये सत्य क्या है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये आखिर जो सत्य है झूठ उसको दबा दे रहा है। मैं आपसे यही बताना चाहता हूँ कि सत्य कुछ भी नहीं है और झूठ कुछ भी नहीं है। लोगों की अपनी मान्यताएं, परंपराएं, रीति रिवाज और उनको जैसा समझाया जाता है वो लोग उसी प्रकार से उसको धारण कर लेते हैं। कौन समझाता है, किसको समझाता हाँ, है? हम ही आप तो समाज जो होता है तो कौन समझाता है, कौन समझता है? हाँ, जो लोग अशिक्षित होते हैं उन लोगों को अन्य समाज लूटने खासने के लिए इस तरह के प्रपंचों में, षड्यंत्रों में और रूढ़वादिता में और अंधकार में डालने के लिए उनको भगवान का और सच और झूठ का ये बात बताते हैं। कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं है और कोई ईश्वर नहीं है। केवल सत्य मार्ग इसे कहते हैं जिससे आप जिएं, औरों को जीने दें और किसी को कष्ट ना मिले। सर, अब एक मैं समाज में देख रहा हूँ, क्या बहुजन समाज को बहुजन समाज के खिलाफ बहुजन नेताओं का उपयोग किया जा रहा है क्या? जी, अब अज्ञात कारणों से ये पता लगा है और सोर्सों से ये पता लगा है कि हमारे लोगों को जो रिजर्वेशन भारत सरकार ने राजनीति में दी है वो केवल 10 साल के दिए। 10 साल में सभी को एक बराबर समानता का दर्जा मिलना चाहिए और भारतीय संविधान में ये पूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि सभी भारत के नागरिक एक समान है। उनका वोट का भी समान अधिकार है और जीने का भी, काम करने का भी, पढ़ने का भी। 14 साल तक सभी को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य देने की बात हमारे संविधान में लिखी है और सभी को न्यायिक सुरक्षा देने की बात लिखी गई है। परंतु हकीकत में यह नहीं होता है। ये हमारे समाज को दुर्भाग्य है कि रिजर्वेशन से हमारे लोग पार्लियामेंट में, विधानसभा में और लोकल बॉडी में जाते हैं, परंतु उनका प्रभाव अन्य लोगों का ही होता है क्योंकि वहाँ पर जो मूलतः अधिकता या अधिक संख्या में जो लोग होते हैं वो अन्य समाज के होते हैं और वो सत्तारूढ़ पार्टी के या सत्तारूढ़ समाज के सो कॉल्ड अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं, सामान्य कास्ट कहते हैं और दूसरे को दलित या अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े लोग कहते हैं। उस तरह से समाज का वर्गीकरण किया गया है। वर्ण व्यवस्था भी एक आज भी कायम है और राम राज्य की जो बात कर रहे हैं, शासन में राजनीति का दुरुपयोग और धर्म का दुरुपयोग करके संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। इसी के साथ-साथ हमारे जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग जो चुनकर जाते हैं, वो भी अधिक संख्या में अन्य लोगों का होने के कारण उनको उन्हीं के ही सत्ता में, उन्हीं की पार्टियों में सम्मिलित होकर उन्हीं के जो व्हिप जारी करते हैं या उनको जो आदेश दिया जाता है वो उसका अनुपालन करते हैं। यानी राजनीति हमारी जो है वो एक जिसे कहते हैं ना घर का पालतू जानवर या पेट या जिसको पट्टे में बांध के रखा जाता है उसको जो कहा जाता है वो करता है। यानी गुलामी के तौर पर ही इन लोगों को राजनीति में संरक्षण दिया जाता है ताकि ये लोभवश सीट के पद को प्राप्त करके, पावर नहीं दी जाती, इनको पद दिए जाते हैं। तो जीत कर ये आते हैं, एमपी, एमएलए और मिनिस्टर भी बनते हैं, लेकिन जो पार्टी चाहती है या पार्टी कहती है वही इनको करना पड़ता है। सर, अभी आपने कहा कि आरक्षण जो है 10 साल के मिला है। यही तो राजनीतिक आरक्षण। हाँ, तो 10 साल का राजनीति जो कहते हैं तो मनुवादी सब कुछ जोड़ देते हैं कि 10 साल के लिए, जबकि आरक्षण 10 साल का जो है केवल राजनीति में जो जाते हैं उनके लिए था। बाकी सब आरक्षण लेकिन गुमराह करते हैं कि सारा आरक्षण 10 साल के लिए था। 10 साल का भी इसलिए बनाया था कि भाई 2 कार्यकाल में 5 साल की लोकसभा होती है, संसद जो बनती है 5 साल के लिए बनती है और उसमें जो सरकारें आती हैं वो 5 साल के लिए आती हैं, लेकिन अविश्वास पत्र से भी प्रस्ताव से भी उसको गिराया जा सकता है। तो ये तो व्यवस्था का एक संवैधानिक विचारधारा है और जिसमें सभी अन्य प्रकार की संस्थाएँ हैं, जो संवैधानिक संस्थाएँ हैं, जो कि सरकार के अधीन नहीं आती हैं, उनके द्वारा ही देश को चलाया जाता है, जिसमें कि 4 मुख्य तौर से होती है। संसदीय व्यवस्था, इसके अंदर का इसको व्यवस्थापिका कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। दूसरा होता है कार्यपालिका, इसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। तीसरा होता है न्यायपालिका, जुडिशरी कहते हैं और चौथा स्तंभ होता है मीडिया का, जो आप लोग कार्य कर रहे हैं। अगर मीडिया भी अगर सरकार के हाथों बिक जाए या सरकार की तरफ से ही सरकार की गुलामी और उसके मंतव्य को ही बनाने की बात करे तो मैं समझता हूँ वो मीडिया नहीं है। मीडिया सच्चाई को करे और संविधान को लागू कराए और सभी संस्थाओं के ऊपर वो सवाल पूछे, जबकि आज मीडिया जो है सरकार का गुणगान कर रहा है, जो कि गलत है। जब
सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इन पार्टियों को कहते कि जैसे मुसलमान के बारे में कुछ बात करते थे, करे ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये उनका वोट लेना है, तो क्या बीजेपी हिंदुओं का तुष्टीकरण नहीं कर रही है? बिल्कुल, ये जो ध्रुवीकरण हो रहा है समाज का, हिंदू हिंदू कह के या हिंदू राज या राम राज करने की बात कहते हैं, तो ये समाज को ही तुष्टीकरण का कार्य किया जाता है समाज का, और ये जाति विशेष का, वर्ण विशेष का ये तुष्टीकरण कहलाता है। तो सर ये विपक्ष क्यों नहीं इसको मुद्दा उठाता कि हमें तो कह रहे कि मुसलमानों की जब बात करते थे तो तुष्टीकरण, क्या हिंदुओं का आप बात कर रहे हो तो ये तुष्टीकरण नहीं है? हाँ, भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है, सभी जाति वर्ग समुदाय सब समान हैं और सबको अपने अपने धर्म का प्रचार करना और उसका विस्तार करना और उसको मानने का अधिकार है। यहाँ पर जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है सत्ता का, जो कि ये आज की बीजेपी की सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। सर क्या वोट में और धर्म में ये शक्ति है क्या कि जो जिनके पास वोट नहीं है वो धर्म का उपयोग करके उसको धार्मिक चस्के में पिला रहे हैं और वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये धर्म का यूज वोट के लिए कर रहे हैं ये? जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने। ये धर्म का इस्तेमाल वोट लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भोली-भाली बहुजन समाज की जो मतलब संख्या है या लोग हैं या समाज है, वो लोग धर्म के आड़ में इतना ज़्यादा मतलब घुल-मिल गया है धर्म में, उनके प्रपंचों में, कि उससे बाहर निकल नहीं पाता है और अपने आप को हिंदू कहलाकर सारे शोषण का हकदार खुद बन जाता है। सर ये हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू धर्म का जैसे मैंने सुना है पढ़ा है, हिंदू धर्म का ओरिजिनल नाम ब्राह्मण धर्म है, इसको 1918 में इसको हिंदू धर्म कहा गया है, तो आपका क्या मानना है सर? देखिए, धर्म तो अलग चीज़ है। इतिहास में है ना? हाँ, इतिहास की बात बता रहे हैं हम आपको। सबसे पहले प्राकृतिक धम्म था। प्राकृतिक धम्म से ही आदमियों ने जितना भी प्रकृति से ज्ञान प्राप्त किया और उन्होंने सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त किया, उसको अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के ज्ञान से मनुष्य को शांति, सुख और आनंद मिलता है और वो दूसरे को भी वही बाँट सकता है। जो स्वयं पूर्ण होता है, वह दूसरे को अर्जित या जो भी उसकी एसेट्स होती हैं या संपदा होती है या उसका अर्जन होता है, ज्ञान का हो, चाहे संपदा का हो, चाहे विचार का हो, वही दूसरे को बाँटेगा। तो उस प्रकार से अगर प्रकृति को जानकर, अंतःकरण को जानकर, अध्यात्म को जानकर व्यक्ति ने कुछ भी चीज़ हासिल किया, तो वह उस व्यक्ति का एक सिद्धांत बना जीवन जीने का। तो जो धम्म बना, इसके अंदर भी हमारे 28 बुद्ध हुए। 28वें बुद्ध से हमें ये प्राप्त हुआ कि विज्ञान को मानना चाहिए, ज्ञान को मानना चाहिए और कोई भगवान नहीं है, कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि जो आपको डरा दे या तुम्हें अपने अनुकूल को बना ले। आप चाहें तो अपने आप को पहचान सकते हैं धम्म के रास्ते पे चल के, और बुद्ध ने इन सब चीज़ों को नकारा है, जिसको हम भी आज नकारते हैं। और हमको यही महसूस होता है कि इसका जितना प्रचार प्रसार हो बुद्ध धम्म का, जो कि देश विदेशों में भी गया और सभी को प्राप्त हुआ, इससे शांति भी मिली, विकास भी मिला, केवल भारत ही पिछड़ गया क्योंकि यहाँ पर बुद्धिस्टों का संहार किया गया और सरयू नदी में काट काट के नरमुंड से लाल कर दी गई और आज उसको अयोध्या कहते हैं, जबकि वो साकेत नगरी थी, वो बुद्ध की नगरी थी। और 84,000 जो स्तूप बनाए गए थे सम्राट राजा अशोक ने, और अपने जितने भी बुद्ध शासक हुए या मौर्य हुए, संतलत हुई, उन्होंने बुद्ध का प्रचार प्रसार करके बुद्ध धर्म को विदेशों तक पहुंचाया। और आज अगर भारत की कोई पहचान है तो बुद्ध की धरती के नाम से पहचान है। और हमारे जितने भी सरकार के लोग या प्रधानमंत्री या कोई भी प्रतिनिधिमंडल जाता है, तो प्रतिनिधिमंडल ही वहाँ जाकर बुद्ध की जो धरोहर को बताता है और भारत को धरती को बुद्ध की धरती बताता है, और शांति की धरती बताता है, विज्ञान की धरती बताता है, विकास की और आपसी भाईचारे की, समानता की धरती बताता है। परंतु कथनी और करनी में इनका फ़र्क है। सर मैं अभी तक समझा है, जो हिंदू धर्म जिसको कहते हैं, आज हिंदू धर्म कहते हैं, इसके पहले इसका नाम ब्राह्मण धर्म था, इसके पहले आर्य धर्म था और इसके पहले वैदिक धर्म था। तो ये बार बार चेंज क्यों हो रहा है? अब जो है हिंदू धर्म का सनातन धर्म है, ये चेंजिंग क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, जो सच्चाई नहीं होती है, जो झूठ होती है, वो बदलता है। जो सच्चाई एक ही होती है, बुद्ध धम्म है, बुद्ध धम्म ही रहेगा और बुद्ध बदलता नहीं है। तो इसीलिए
जो षड्यंत्र होते हैं, जो झूठ होता है, वही समय समय पर अपने आप को बदलता रहता है। ये पहचान है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं सनातन भी तो बुद्ध का शब्द है, ये बुद्ध ने दिया। अलग चीज़ है। सनातन को हिंदुओं ने ज़बरदस्ती पकड़ा है, क्योंकि जब मैं कह रहा हूँ, जो भी इनकी बुक लिखी हुई है या मूर्ति बनी हुई है या मंदिर बने हुए हैं, वो सब बुद्ध के थे। केवल बुद्ध ही था। संसार में सबसे पहले बुद्ध ही था। और भारतवर्ष की हम बात करेंगे, क्योंकि हम भारतवासी हैं, हमने भारत को देखा है, भारत को पढ़ा है, भारत को जानते हैं, भारत की राजनीति को जानते हैं, भारत के समाज को जानते हैं। और हम देख रहे हैं कि इन बहुजनों पर ही शोषण होता है, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं, ये बहकाए में आ जाते हैं। सीधे सच्चे लोग होते हैं, इनको मालूम नहीं पड़ता है कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन है। हम लोग सभी को प्रणाम करते हैं, हम सब लोगों का सम्मान करते हैं, हम सब लोगों की सहायता करना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश सभी लोगों ने हमारे साथ जो वंचित समाज बनाया, हमको हमारे अधिकार छीन लिए गए, हमारी धन संपदा छीन ली गई। हम राजा महाराजा और सम्राट होते थे, आज से नहीं, युगों युगों से, सदियों से। लेकिन आज हम केवल मजदूर, गरीब, वंचित और अशासकीय बन गए। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले डंडा चलाया है कि ये जो मोदी जी कहते मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खाने का तरीका था, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था उसके ज़रिए ले रहे थे और किसी को पता नहीं लगता था कि ये धन किसको जा रहा है, कौन दे रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि ये इसको कैंसिल कर दो, इसको हटाओ, और मार्च तक एसबीआई को बोला है कि आपको और नाम सबको उसको चुनाव आयोग को दो। तो आप क्या लगता है कि इस जो घोषणा हुआ है, तो जो राजनीतिक पार्टियां जो जिसको चंदा है उनके अंदर डर पैदा होगा? जी, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, बताया, और जो बता रहे हैं मैं उससे सहमत हूँ कि राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, मैं सभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर रहा हूँ, जिनको भी इसका फ़ायदा हुआ, इलेक्ट्रिकल बोर्ड का फ़ायदा हुआ, उन सब ने दुरुपयोग किया। इतना ही नहीं, जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड था, उसका भी प्रधानमंत्री ने निजी अपना रिलीफ फंड बनाकर खा लिया, और पार्टियों के इतने बड़े बड़े दफ्तर बना दिए, इतना सारा फंड इनके पास आ गया, और इन्होंने देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया, केवल पार्टी और अपने विकास के लिए कार्य किया। ये सरासर बेईमानी का और लूट का और घोटालों का एक क्रम है। और मैं किसी भी जाति पॉलिटिकल पार्टी से जातीय दुश्मनी या कोई जातीय वैमनस्य नहीं रखता हूँ, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ कर रही है पॉलिटिकल पार्टियां, वो गलत कर रही हैं, वो संविधान के अनुकूल नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ये सब गलत है और इसका जो लेखा जोखा है ये आपको पारदर्शित करना पड़ेगा। सर, आप तो सत्य बात करने में तो डर नहीं है सर। मैं जोक कर रहा हूँ कि जो राजनीतिक पार्टी है, जो गरीबों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है, उनको तो चंदा एक भी धन्ना सेठ ने नहीं दिया। जितनी बड़ी बड़ी पार्टियां थे, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ऐसे पार्टियों को दिया है। गरीब जो बहुजनों की पार्टी थी, उनको तो चंदा इन्होंने दिया नहीं। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और कहना चाहूँगा कि जो पार्टी सत्ता में राज करती है तो चंदा दिया जाता है, क्योंकि सरकार से फ़ायदा लेने के लिए ही चंदा दिया जाता है। सरकार से अपने हक में सरकार के नियम कानून बनवाने का कार्य ही चंदा देने वालों का होता है। और चंदा और सरकार और पूंजीपति लोग केवल स्वर्ण मानसिकता के लोग होते हैं, वो बहुजन समाज का उत्थान कभी नहीं चाहते हैं। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबके जो शीर्ष नेता हैं या फाउंडर जो या संयोजक हैं या उसके जो ऑनरशिप जिन्होंने ले रखी है या जो कर्ता धर्ता हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उसमें सभी ब्राह्मणों का राज है, यानी बहुजन समाज का राज नहीं है। इसीलिए उनको चंदा नहीं मिलता है। जो पार्टी राज करती है, जीत कर आती है, जो उनको बेनिफिट दे सकती है, उन्हीं के लिए ये काम होता है। जी। सर, थोड़ा किसानों पे मैं आपसे चर्चा करूंगा। मानवर काशीराम कहते थे कि अमेरिका में किसान उसको कहते हैं जो खेतों में हल चलाते हैं, जोते हैं, उनको किसान कहा जाता है। लेकिन भारत में उल्टा है कि जिसके पास ज़मीन नहीं है और जो हल चलाता है उसको क्या कहेंगे, और किसान कौन है? यहाँ तो उल्टा है सर, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल मैं सच कहता हूँ इस बात को। आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जो हल चलाता है या खेती करता है, उसको हक नहीं है, क्योंकि वो उसकी ज़मीन नहीं है, वो मज़दूर है, वो मज़दूरी कर रहा है।
लेकिन वो उसको उसको हलवाहा हमारे गांव में कहते हैं हलवाहा। लेकिन किसान तो नहीं है। किसान नहीं कह रहे हैं, हमने भी नहीं कहा उसको किसान। हम कह रहे हैं कि वह व्यक्ति उस महाजन के या जमीन के मालिक के, वो जो काश्तकार है नहीं, पर खेती है, उसके पास जमीन है, वो करवाता है। जैसे आपका कोई ऑफिस है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आप उसके मालिक हैं, तो आपके जो नौकर हैं, काम करने वाले मजदूर लोग हैं वहाँ पर, तो वो उसके मालिक थोड़ी हो सकते हैं। तो जो मालिक होता है उसका नाम तो होता है किसान, जो काम कर रहा होता है उसका नाम होता है कृषि मजदूर। तो इसीलिए भारत के अंदर भी इंदिरा गांधी ने अपने ज़माने में, अपनी सत्ता के समय में, जो लोग कृषि कार्य कर रहे थे उन्हीं को मालिकाना हक मैं आपसे समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो जिसके पास जमीन है वो किसान है कि जिसके पास जमीन है वो किसान? कौन से किसान का आंदोलन चल रहा है ये? जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये किसान जो भी मजदूरी कर रहा है, मजदूर किसान का आंदोलन है, और बेरोजगारों का आंदोलन है, युवाओं का आंदोलन है, ग्रामीणों का आंदोलन है। ये जो देश के अंदर जो दो प्रकार की मानसिकता बनी है, शहरीकरण और ग्रामीण इलाके की, और इसके अंतर्गत जो विकास नहीं हुआ है उसको पाटने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए जो आपने मनरेगा चलाया, मनरेगा में आप कितने मतलब दिनों की मजदूरी देते हैं, और जो रोजगार परमानेंट मिलना चाहिए, देश का विकास की आप बात कर रहे हैं, अमृत उत्सव की बात कर रहे हैं, 75 वर्ष होने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक आपने ना तो सभी को एजुकेशन दे पाए, ना सभी को रोजगार दिया, ना सभी को न्याय दिया, और ना ही कोई ऐसा कार्य कर पाए जिसको आप पूर्ण रूप से कह रहे हों कि हमने आज़ादी के बाद ये प्राप्त किया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज़ादी भी नहीं मिली थी, अभी भी इनके पास चार्टर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पावर मिली हुई है, ये आज़ाद नहीं है। जो भी इसकी इसके मेंबर हैं, नॉन उसके क्या कहते हैं, कॉमनवेल्थ के, वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के आज भी गुलाम हैं। सर, आपको क्या लगता है जो अभी आंदोलन चल रहा है किसानों का और सरकार में, ये बात सुलझ जाएगा? नहीं, माननी चाहिए, क्योंकि ये चुनावी समय भी आ चुका है, लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो इसमें इनको सरकार को मानना भी चाहिए, क्योंकि कोई उनकी गैर कानूनी मांग नहीं है, और ये चाहे कोई भी सत्ता रहे, किसी की भी रहे, जो देश के किसान हैं, वो अन्नदाता हैं, देश का पालन पोषण करने वाले हैं। अगर मैं सच बताऊं तो आज़ादी के बाद हमारे देश में अकाल पड़ा था, और उस अकाल के अंदर हमारे को खाने को कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय की बात है, उन्होंने जो ज़मीन खाली पड़ी हुई थी सब जगह अनाज बोआया था। तो ऐसे लोगों की, सच्चे लोगों की आवश्यकता है राजनीति में। लेकिन सर, ये सरकार तो किसानों को नष्ट तो जानती है ना सर। वो भारत रत्न का चादर उड़ा देगी और अपने पाले में ले लेगी, तो इनको चुप मुँह बंद हो जाएगा। देखिए, नेताओं को या किसी जाति को किसी भारत रत्न से कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो तो केवल एक नाम के लिए होता है। अब बताइए, कहने को भारत रत्न है, वो एक पीपल का छोटा सा पत्ता है, 1-1.5 इंच का, 1 इंच का, उसके ऊपर आपको कुछ भारत लिखा होता है बस, और भारत रत्न लिखा होता है। आप उसको समझते हैं कि आपने भारत रत्न दे दिया। क्या दे दिया उसमें आपने? भारत को रत्न देने से क्या दे दिया आपने? किसी को नाम से भी रत्न देने से क्या दे दिया? अडवाणी को, एल के अडवाणी साहब को भी इन्होंने भारत रत्न दिया है, स्वामीनाथन साहब को भी भारत रत्न दिया है, लेकिन स्वामीनाथन जी को क्यों भारत रत्न दिया गया है? वो कृषि का क्षेत्र में विकास के लिए ही दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो भारत रत्न दिया है वो ओट का फसल जो काटने के लिए दिया है? चाहते हैं, लेकिन ऐसा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, और किसानों को ठगी हो रही है, किसानों की मांगें पूरी नहीं करी गई है। पिछली बार भी 700 से भी ज़्यादा किसान मर चुके इस आंदोलन में, उन्होंने अपना शहीदी अपने आप को प्राप्त करी, और उनके साथ इतना शोषण हुआ, उन पर भी आज भी जो आंसू गैस के गोले ड्रोन से फेंके जा रहे हैं, और इस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहा है, और उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, अपने अनशन नहीं करने दे रहे शांतिपूर्वक, तो ये सब गलत है। सर, इन समस्याओं का हल क्या है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि जाति गणना कराओ तो सारी समस्या का हल हो जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक कहा कि देश के अंदर एक राष्ट्रीय आय होती है देश की, उस आय का बजट बनता है, उस बजट से जनसंख्या के आधार पर ही बजट को डिवाइड किया जाता है कि पूरी जनसंख्या में किन लोगों को कितना विकास हुआ पाया है या नहीं हो पाया है, और कौन कौन से महत्वपूर्ण जो मद हैं जिनके अंदर हमें बजट बनाना होता है, डालना होता है, किनको क्या प्राप्ति हो गई है, उसकी जानकारी हमें जाति जनगणना से होती है। क्योंकि जाति जनगणना 1911 में पहली बार हुई थी, 1902 में हुई थी, फिर 1911 में हुई थी। इस प्रकार से जो जनगणना हुई, तो उसका ही प्रतिशत मानकर आज हमारे को इस
2024 में भी उसी जनगणना पर ट्रीटमेंट से आरक्षण या विकास का बजट दिया जाता है। सर इसका लोग कह रहे हैं कि इससे जातिवाद फैलेगा। जाति तो आपकी कभी भी नहीं जा रही, जाति तो जा कहाँ रही है, जाति तो बना रखी है आप लोगों ने। संविधान ने जाति मिटाने का काम किया है, लेकिन आपने तो उसको बढ़ाने का काम किया है। ये मंदिरों का या जात पात का या धर्म का प्रचार क्यों हो रहा है, इसका क्या मतलब है? जाति, धर्म और प्रचार और मंदिर और ये विकास, ये इंडिविजुअल है और संविधान में उसने कहा गया है कि अपनी चार दीवारी में करिए। किसी को, आम जनता को, देश अन्य नागरिकों को कोई कष्ट या उनका जो रास्ता रुकना नहीं चाहिए, उनका विकास में आप आड़े ना आने चाहिए, या दूसरे को छोटा या बड़ा नहीं बनाने का मतलब है, सभी समान है। जी सर, लास्ट सवाल आपसे रहेगा, क्या राजनेताओं के जो जवान है, जो बात करते हैं, विचार करते हैं, उनका कुछ महत्व है कि नहीं? आज कुछ कहते हैं और कल कुछ पलट जाते हैं। आप उदाहरण दे रहे हो, नीतीश कुमार बोले थे कि मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा ज़मीन में, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगा। और दूसरी तरफ जयंत चौधरी ने कहा कि मैं चवन्नी थोड़ी पलट जाऊंगा। तो क्या इन राजनेताओं के अंदर कुछ लाज शर्म है? मैं समझता हूँ इनकी कोई राजनीति का चरित्र नहीं होता है, इनकी कोई नीति नहीं होती है। ये जो भी गलत काम करते हैं उसको छुपाने के लिए, उसके डर से ये अपनी ज़बान और अपने विचार, इनका कोई विचार नहीं होता है, सत्ता पक्ष में ये जुड़ जाते हैं। और ख़ासकर बीजेपी की तो ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जितने भी लोग भ्रष्टाचारी थे वो सब बीजेपी में आके क्लीन हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, और वो उनकी सच्चाई हो जाती है। ईडी, सीबीआई सब केसेस ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी कर लें। आज जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर और क्षेत्रवाद के नाम पर और अपने भाषा के नाम पर इतना शोषण हो रहा है, इतने लोग वंचित हैं, और देश की आधी जनसंख्या, महिलाओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, और वो भी ज़्यादातर, मैं किसी में फ़र्क नहीं डालता हूँ, बहुजन महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ या मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो कि गलत है। सर मुझे तो चिंता ये सब, जो हमारा भोला भाला समाज है, इन राजनेताओं को कैसे पहचानेगा? कौन हमारा हमदर्दी नेता है, कौन से पलटू नेता है, कैसे हमारा भोला भाला समाज उसको समझे? जी, जी, जी। अगर हम समझते हैं ईवीएम हटा दिया जाए और जितनी भी सुविधाएं इनको सत्ता वालों को या कोई भी एमपी, एमएलए या काउंसलर या ग्राम पंचायत को दी जाती है, वो हटा दी जाए और पैसे का इसमें से दुरुपयोग ख़त्म कर दिया जाए, और चुनाव आयोग सुधार करे और सुप्रीम कोर्ट की बातें मान्य हों, और सरकार ऐसा नियम बनाए कि एक बार भी कोई भ्रष्टाचारी पता लगे या पकड़ा जाए तो उसको हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। ये सुधार तो हमें लाने पड़ेंगे, और वैचार का, चरित्र का निर्माण करना चाहिए। लोभ, लालच, डराव और धर्म की डराव को और षड्यंत्रों को ख़त्म करना चाहिए। सर संविधान की पूर्ण पालना ही इस देश की सच्ची आज़ादी होगी, और समाज का उत्थान तभी हो पाएगा। आप कहते हो विश्व की तीसरी हम शक्ति बन गए हैं, आर्थिक शक्ति बन गए हैं। मैं कहता हूँ आप पे इतना कर्जा है कि आप उसकी किस्त नहीं दे पाएंगे, और ना दे पाए हैं। कर्जा क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप किस्त चुकाने के लिए फिर लोन ले लेते हैं। तो उस प्रकार से आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ख़त्म करा, मजदूरों को, रोजगारों को, शिक्षा का जो है ना प्राइवेटाइजेशन किया आपने, जो है इसको पूंजीवाद में बदल दिया। हर चीज़ आज आप देश की बेच चुके हैं। जो देश के जितने भी संस्थाएं थी वो सब बेच के आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है और देश को एक कंगाल कर दिया है। रिजर्व बैंक के अंदर रखा हुआ सोना, जो कि करेंसी छापने के अकॉर्डिंगली होता है, उसको भी आपने गलत किया है। और एक बिना पढ़े लिखे आदमी को उस लाइन के और उस क्षेत्र के आपने रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया हुआ है, और आपने जितने भी करप्ट लोग हैं उनको मंत्री बनाया हुआ है। आप स्वयं गलत काम करते हैं और देश के किसी भी काम में आप तानाशाही दिखाते हैं, जबकि लोकतंत्र है देश के अंदर, और आप जातियों का वर्गीकरण करके उनका तुष्टीकरण करते हैं। तो ये गलत है। धर्म की और जाति की राजनीति को ख़त्म करना चाहिए। भारतीय संविधान की राजनीति से देश को चलना चाहिए और देश का संपूर्ण नागरिकों का विकास होना चाहिए। धन्यवाद सर, आपने हमारे सभी सवालों को जवाब दिया और मुझसे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अंत में सर कहूँ कि ये बहुजन चैनल जो है, इनके बारे में 2 शब्द जरूर कहें। ये बहुजन समय चैनल जो है बहुत अच्छा है, देश के अंदर कार्य कर रहा है, सभी रिपोर्ट्स को ये जारी करता है
और लेता है, सभी के बाइट्स लेता है और सभी फंक्शंस में जाता है, बहुजन के हित में कार्य करता है, बहुजन प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, चैनल फले फूले और आगे बढ़े। धन्यवाद सर। तो ये सर डॉक्टर महेंद्र सर थे, तो इनके विचार से आप कितना प्रभावित हुए और हमारा प्रयास कैसा लगा? यदि हमारा चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, आपका छोटा सहयोग हमारे लिए मजबूती लाएगा, हमारी पत्रकारिता को निष्पक्ष बनाने में सहयोग करेगा। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।